नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। शेख अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। अमित शाह के बयानों को करार दिया तशवीशनाक। कहा कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की सियासत नहीं चलेगी। अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती तो क्या उनकी गुलपोशी की जाती? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का उमर अब्दुल्ला से सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़ूफ़ पर उठाए सवाल। हम वक्फ तरमीम बिल को किसी हाल में मंजूरी नहीं होने देंगे। मुस्लिम फैसला बोर्ड के अरकान से मुलाकात के बाद शरद पवार का ऐलान। मणिपुर में हालात 69, ताज़ा हमलों में बैरूनी हाथ हो सकता है, हुकूमती हल्कों का इल्ज़ाम। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत मुनज़्ज़म, 8 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन हम जीत कर आवाम की तकदीरें बदलेंगे। मैं इन अमित शाह से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बुद्ध मत और दीगर का है। मुसलमानों पर सवाल उठाने वालों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाला है और अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है। इन्हें लगता है कि हिंदू उन्हें वोट देंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब वो हिंदू ही हिंदू नहीं है। उनका कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इक़्तिदार में आए तो दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं इनसे पूछता हूं कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। पहले तो इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू पर काफी मेहनत की जा रही है। कल अमित शाह डॉक्टर साहब जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की,
अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब से 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब, कल होम मिनिस्टर ने कहा है कि न नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड वापस दे सकती है और न ही कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी वापस दे सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया था। आज जम्मू कश्मीर के रामबन में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती तो क्या उनकी गुलपोशी की जाती? अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूँ। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके यह फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने इतवार के रोज़ कहा कि मीर वाइस मौलवी फारूक को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि मीर वाइस को आज नक्शबंद साहब नोटा में वाइस और तबलीग का प्रोग्राम था, ताहम इंतज़ामिया ने मीर वाइस को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। बयान के मुताबिक हुक्काम ने अवाम के जज्बात को नज़रअंदाज करते हुए मीर वाइस को एक बार फिर अपनी मजहबी, समाजी और मनसबी जिम्मेदारियों को अदा करने से रोक दिया। अंजुमन ने मजहबी मामलात में मुदाखलत की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये हद दर्जे अफसोसनाक तर्ज अमल है, क्योंकि आज हज़ारों की तादाद में अवाम मीर वाइस कश्मीर के मुआज़े हसना का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज मुंबई में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह सिल्वर ओक पेड्रो रोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान हमदर्दान की मुलाकात हुई। इस मौके पर शरद पवार ने यकीन दिलाया कि वक्फ तरमीमी बिल को किसी हाल में मंजूर नहीं होने देंगे। इस वक्त में बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी साहब इस मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर मुंबई आए थे। बोर्ड की तरफ से शरद पवार को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुकम्मल वक्त तरमीमी बिल 2024 को दस्तूर के खिलाफ बताते हुए उसे वापस लेने का मुतालबा किया गया। मोहम्मद लीडर ने यकीन दिलाया कि किसी के मजहबी जायदाद छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम सख्ती के साथ इस बिल की मुखालिफत करेंगे और किसी भी हाल में इसको मंजूर नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट शरेश महात्रे उर्फ बालया मामा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन हैं। हमने उनको हिदायत दी है कि कमेटी में मुसलमानों के जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी करें। मुलाकात में अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़ुहैर क़ाज़ी, अबू आसिम आज़मी और दीगर शामिल थे।
बांग्लादेश की जिलावतन मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन इन दिनों काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। उनकी परेशानी की वजह रेजिडेंस परमिट है। 2011 से मुसलसिल हिंदुस्तान में क़याम पजीर तस्लीमा का रेजिडेंट परमिट 27 जुलाई को ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अब तक रिन्यू नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में रहना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन 1.5 महीने से उनका रेजिडेंट परमिट अभी तक हुकूमत हिंद ने रिन्यू नहीं किया है। इन्होंने बताया कि इस मसले पर उन्हें हुकूमत हिंद से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किस से बातचीत करनी होगी। वाज़ेह हो कि मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा बांग्लादेश से जिलावतन किए जाने के बाद तवील अरसे तक यूरोप में रही, फिर इन्होंने हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला किया था। पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए परमिट मिलता था, लेकिन 2011 के बाद वो मुसलसिल दिल्ली में रह रही हैं। उनका कहना है कि ये पहली बार है कि उनका रेजिडेंस परमिट नहीं मिला है। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तशद्दुद में हलाकतों के बाद हालात अबतर हैं। रियासती हुकूमत ने कुकी मिलिटेंट्स पर रॉकेट और ड्रोन से हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। इस दौरान बाज़ माहिरीन ने ताज़ा हालत पर तशवीश जाहिर की है और इल्ज़ाम लगाया कि इन हमलों में बैरूनी हाथ है। According to me, any crisis actually starts with some kind of a political backdrop. And the political backdrop actually exploits the weaknesses in the society. And then thereafter it goes into the violence kind of a stage. Therefore, I think in most of the issues related to violence is politically linked. That is my view. So similarly, the present crisis also has a political angle. But this is slightly different from other political angles as understood by people. Because in the Northeast India, we have the identity issues. Identity issues, then there are the socio-economic issues, and added to it is the political angle. So, to sum it up, what I wish to answer is that it is a socio-political, socio-economic issues, but the present crisis has gone a little beyond normal crisis level because of the hardline attitude of the parties involved. As you know, that last 17 months, nothing concrete has been achieved to actually, bring peace. So that shows the complexity of the problem here. उत्तर प्रदेश के ज़िले लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में हफ्ते की शाम 3 मंजिला इमारत के मलबे के नीचे दबी 3 मजीद लाशें मिलने के बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में ज़ख्मी 30 अफराद को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डिवीजनल कमिश्नर रोशन जैकब के मुताबिक मलबे में फंसे अफराद को निकालना इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। राहत रसानी का काम पूरा होने के बाद माहिरीन की जांच कमेटी तश्कील दी गई जाएगी। पुलिस कमिश्नर अमित वर्मा ने इतवार को मीडिया नुमाइंदों को बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में अब तक 8 अफराद की अमवात हुई हैं, जबकि 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उनमें से ज़्यादातर की हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। मलबे में फंसे अफराद की तलाशी फ़िलहाल जारी है, लेकिन अब मलबे में किसी के दबे होने के इम्कानात ना के बराबर हैं। मुंबई में अंबानी ख़ानदान की अज़ीमुश्शान रिहाइशगाह एंटीलिया में होने वाली गणेश चतुर्थी की तक़रीबात में बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात शामिल हुईं। सुपरस्टार सलमान खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई बॉलीवुड हस्तियों को अंबानी की रिहाइशगाह पर आते हुए देखा गया। अंबानी की रिहाइशगाह पर त्यौहार का ये जश्न रात देर गए तक जारी रहा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। शेख अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी पर कड़ी तनकीद। अमित शाह के बयानों को करार दिया तशवीशनाक। कहा, कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की सियासत नहीं चलेगी। अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती तो क्या उनकी गुलपोशी की जाती? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का उमर अब्दुल्ला से सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़ूफ़ पर उठाए सवाल। हम वक्फ तरमीम बिल को किसी हाल में मंजूरी नहीं होने देंगे। मुस्लिम फैसला बोर्ड के अरकान से मुलाकात के बाद शरद पवार का ऐलान। मणिपुर में हालात हुनूस अबतर, ताज़ा हमलों में बैरूनी हाथ हो सकता है, हुकूमती हल्कों का इल्ज़ाम।
लखनऊ में 3 मंजिला इमारत मुनहदम, 8 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।